सोनपुर नाम के एक गांव में मंगत राम अपनी पत्नी सुनीता और दो जुड़वा बेटियों के साथ रहता था। मंगत राम का अपना सब्जियों का एक खेत था। वो अपने खेत में उगी सब्जियों को बाजार में बेचकर अपने परिवार का खर्चा चलाया करता था। एक दिन उसकी पत्नी सुनीता कहती है, सुनिए जी, आजकल बहुत ठंड बढ़ गई है। अरे अंधेरा भी जल्दी हो जाता है, इसलिए आप शाम को ना जल्दी घर आ जाना। अरे आप तो जानते हो जिस रास्ते से आप आते हो वो रास्ता ठीक नहीं है। हाँ भाग्यवान, तुम चिंता मत करो, मैं समय से घर आ जाऊंगा। लेकिन पहले तो मैं खेत जाकर कुछ सब्जियां तोड़ लाऊं। तब तक तुम मेरे लिए खाने का डब्बा पैक कर दो। मंगत राम खेत में सब्जियां तोड़ने जाता है, तभी खेत में घूम रहा एक सांप काट लेता है। सांप का जहर उसके पूरे शरीर में फैल जाता है। जब सुनीता को ये बात पता चलती है तो उसको वह अस्पताल लेकर जाती है। लेकिन जब तक मंगत राम इस दुनिया से जा चुका होता है, मंगत राम के गुजरने के बाद सुनीता अपनी दो बेटियों के साथ बिल्कुल अकेली पड़ जाती है। उसके घर में अब कमाई करने वाला भी कोई नहीं होता, इसलिए अपनी बेटियों को पालने के लिए सुनीता अपने खेत से सब्जियों को तोड़कर बाजार में बेचने निकल पड़ती है। उसकी दोनों बेटियां बस एक एक साल की थीं, इसलिए वो उन्हें अभी साथ बाजार में ले जाती है और अपने ठेले पर बिठा देती है। एक ग्राहक आता है और कहता है, अरे बहन जी, मैंने मंगत राम भाई साहब के बारे में सुना। अरे बड़ा ही दुख हुआ, बेचारे बड़े भले आदमी थे। अरे भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। हाँ बहन जी, अरे होने को कौन टाल सकता है। अरे जो होना था होकर ही रहता है। अब तो बस मेरी बेटियां मेरे जीने का सहारा हैं। अरे भगवान तुम्हारी दोनों बेटियों को सदा सुखी रखे और कामयाब करे। मंगत राम के पुराने ग्राहक आकर सुनीता को सांत्वना देते हैं। सभी को सुनीता और उसकी दो छोटी छोटी बेटियों के लिए बहुत ही बुरा लगता है, लेकिन वो कहते हैं ना कि हर अच्छा इंसान नहीं होता। ऐसे ही एक दिन सुनीता के सब्जी के ठेले पर एक आदमी आता है और सुनीता से कहता है, तुम मंगत राम की बीवी हो ना? जी भाई साहब, मैं उनकी पत्नी हूँ। मेरे सुनने में आया है कि मंगत राम चल बसा और इन दोनों बच्चियों का बोझ अकेले तुम्हारे कंधों पर आ गया। इसमें बोझ कैसा भाई साहब? अरे ये तो मेरी बेटियां हैं, इन्हें पालना तो मेरा सौभाग्य है। अरे ये सब तो फिजूल की बातें हैं। अगर तुम मेरी बात मानो तो मैं तुम्हें माला माल कर सकता हूँ। तुम इन दोनों बच्चों को अनाथ आश्रम छोड़कर मेरे साथ चलो, मैं तुमसे शादी कर लूंगा। उसके बाद तो तुम्हारी जिंदगी में ऐश ही ऐश होगा। आपको शर्म नहीं आती एक विधवा औरत से इस तरह बात करते हुए? इससे पहले कि मैं शोर मचाकर यहाँ लोगों को इकट्ठा कर लूं, चुपचाप यहाँ से चले जाओ, वरना ये सभी लोग मार मार कर तुम्हारा वो हाल करेंगे कि तुम आईने में भी अपनी शक्ल नहीं पहचान पाओगे। इतना कहकर वो आदमी वहां से चला जाता है। सुनीता एक बहुत ही खूबसूरत औरत थी। ऊपर से उसके सर पर उसके पति का साया ना देखकर ऐसे बुरे लोग उसे परेशान किया करते थे, लेकिन वो फिर भी अपने बच्चियों को पालने के लिए बाजार में आया करती थी, क्योंकि उसके पास कोई और चारा नहीं था। अगले दिन सुनीता बाजार में सब्जी बेचने गई। तभी कुछ लोग आकर उसके ठेले पर सब्जियां उठा उठा कर फेंकने लगे। ये सब क्या कर रहे हो? अरे भैया क्यों? अरे मेरे ठेले की सब्जियां क्यों उठाकर फेंक रहे हो? तूने कल हमारे सेठ जी को धमकी दी थी ना, अब देख हम तेरे साथ क्या करेंगे। आज के बाद तेरा ये ठेला यहाँ नहीं लगेगा, और अगर तूने यहाँ ठेला लगाया तो हम तेरी दोनों बच्चे को उठा कर ले जाएंगे। सुनीता के साथ उन दोनों आदमियों को बदतमीजी करते देख आसपास की दुकान वाले वहां आ जाते हैं और इतने सारे लोगों को सुनीता के साथ देखकर वो लोग वहां से चले जाते हैं। लेकिन उनकी बातों से सुनीता बहुत डर जाती है। वो अगले दिन से अपना सब्जी का ठेला लगाना बंद कर देती है। हे भगवान, मेरे सर पर पहले ही मुसीबत कम थी क्या, जो अब और एक और मुसीबत आ गई। अपनी बच्चियों को पालने के लिए बाजार में सब्जी बेचती थी, अब उस बदतमीज आदमी की वजह से नहीं बेच सकती। न जाने इस दुनिया में कितने घटिया लोग रहते हैं। हम बस सोचते हैं अब कोई इंसान मजबूर हो और वो इसका फायदा उठाए। सुनीता अपने आप से ये बातें कर ही रही होती है, तभी उसकी पड़ोसन शांति उसके घर आती है और कहती है, अरे सुनीता बहन, अरे आज तुम सब्जी बेचने नहीं गई क्या? अरे क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? अरे नहीं नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है, अब बस मैं बाजार में सब्जी बेचने नहीं जाऊंगी। आय हाय, क्या हो गया सुनीता? अब तुझे कोई नई नौकरी मिल गई क्या? नहीं दीदी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। अब तो फिर क्या बात हो गई, बता मुझे। शांति के बार बार पूछने पर सुनीता उसे सारी बात बताती है। सुनीता की बातें सुनकर शांति को भी उस आदमी पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो आदमी चाहकर भी क्या कर सकते थे। इसलिए शांति सुनीता से कहती है, अरे सुनीता, मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकती हूँ। अगर अब ऐसी बात है तो तुम बाजार में सब्जी बेचने मत जाओ। मेरी एक पुरानी दुकान खाली पड़ी है, तुम वहां जाकर अपनी सब्जी की दुकान लगा लो।
अरे मैं तुमसे कोई किराया भी नहीं लूंगी। अरे मंगत राम भाई साहब जिंदा थे ना तो सबकी बहुत मदद करते थे। आज वो हमारे बीच नहीं है तो तुम्हारी मदद करना हमारा फर्ज है। आज से तुम मेरी दुकान में सब्जियां बेचना और किसी बात की चिंता मत करना। अपनी पड़ोसी शांति को इतना अच्छा व्यवहार देख सुनीता की आंखें भर आती हैं। वो अगले दिन से उसकी दुकान में अपने खेत से तोड़ी हुई सब्जियां भर लाती है और ऐसे ही अब उसका काम चलता रहता है। सब्जियां बेचकर वे ठीक ठाक पैसे कमा लेती है। धीरे धीरे समय बीतता है। सुनीता की दोनों बेटियां 22 साल की हो जाती हैं। अब सुनीता स्कूल में अपनी दोनों बेटियों का एडमिशन करवा देती है और दिन रात मेहनत करके अपनी बेटियों को पढ़ाती है। तब जिया कहती है, माँ तुम हम दोनों के लिए कितनी मेहनत करती हो। तुम देखना एक दिन हम दोनों बहनें ना तुम्हारा बहुत नाम रोशन करेंगी। हाँ माँ, जिया बिल्कुल ठीक कह रही है। और तुम्हें पता है ना हमारी टीचर कहती है इस दुनिया में ऐसा कोई मुकाम नहीं है जो अपनी मेहनत करके बलबूते पर हासिल ना कर सके। हम दोनों बहनें ना खूब मेहनत करेंगी, एक दिन बहुत बड़ी अफसर बनेंगी। अरे अरे जरा कोई तुम दोनों की बातें तो सुने। अरे भला तुम्हारी बातें सुनकर कौन ये बात मानेगा कि तुम दोनों अभी बस 6 साल की हो। अरे मेरी बेटियों देखो कैसे वक्त से पहले इतनी समझदार हो गईं। सुनीता को ऐसा कहते देख वो तीनों हंसने लगती हैं। दोनों बहनें जैसा कहती हैं वैसा ही हमेशा मन लगाकर अपनी पढ़ाई करती हैं और बहुत ही अच्छे नंबर से 12वीं की पढ़ाई भी पूरी करती हैं। सुनीता कहती है, अरे मुझे तुम दोनों पर बहुत गर्व है मेरी बच्चियों। अब मैं पहले से ही जानती थी कि तुम दोनों पूरे स्कूल में अव्वल आकर मेरा नाम रोशन करोगी। माँ अभी तो हम दोनों सिर्फ स्कूल में अव्वल आई हैं, अभी तो हमें बड़ी अफसर बन के तुम्हारा नाम रोशन करना है और ये हम दोनों बहनों का ना सपना है। लेकिन इस सपने को पूरा करने के लिए ना हमें शहर जाना होगा और वहां जाकर अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना होगा। लेकिन बेटा अब मैं इस तरह तुम दोनों को अकेले इतने बड़े शहर में अकेले कैसे भेज दूंगी। तुम तो जानती हो आजकल का जमाना कितना खराब है। माँ हम तुम्हारी चिंता समझ सकते हैं, लेकिन माँ तुम चिंता मत करो, हम वहाँ जैसी बहुत सारी लड़कियां पढ़ने आती हैं। अब वहाँ का माहौल अच्छा है, इसलिए तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। अपनी बेटियों के कहने पर सुनीता उन्हें शहर भेजने के लिए मान जाती है। लेकिन आसपास के कुछ लोग सुनीता की बेटियों को पढ़ने के लिए शहर जाते हुए देखकर उस पर तंज कसने लगते हैं। सुनीता बहन, मेरे सुनने में आया है कि तुम अपनी बेटियों को पढ़ने के लिए शहर भेज रही हो। हाँ भैया बिल्कुल ठीक सुना है आपने। जरा सोच समझ लो सुनीता बहन, कहीं तुम्हें ऐसा करने पर बाद में पछतावा ना हो। वैसे ही इन दोनों के सर पर बाप का साया नहीं है, कहीं शहर जाकर तुम्हारी लड़कियां तुम्हारे हाथ से निकल गई तो। अरे मेरी बेटियों की इतना चिंता मत कीजिए राजवीर भैया। अरे मुझे अपनी बेटियों पर पूरा भरोसा है। इतना कहकर वह सुनीता वहां से चली जाती है। वह अपनी दोनों बेटियों को पढ़ने के लिए शहर भेजती है और उसकी दोनों बेटियां शहर जाकर खूब मन लगाकर पढ़ाई करती हैं। लेकिन वहां पर उन दोनों के रहने और पढ़ाई का खर्चा बहुत ज्यादा होता है। लेकिन उसके बाद भी सुनीता दिन रात अपने खेतों में मेहनत करके सब्जियां बेचकर उनके सभी खर्चों को पूरा करती है और उनकी पढ़ाई में कोई भी परेशानी नहीं आने देती है। हे भगवान मुझे कल शहर पैसे भेजने हैं, लेकिन इस बार तो बारिश की वजह से सारी फसल खराब हो गई है। अब मैं अपनी बेटियों के पास पैसे कैसे भेजूंगी। अगर इन्हें परेशानी के बारे में जरा भी भनक लग गई तो वो दोनों बहुत परेशान हो जाएंगी और सब कुछ छोड़ छाड़ कर गाँव वापस आ जाएंगी। अपने पास पैसे न होने के कारण सुनीता बहुत परेशान हो जाती है। तभी वह सुनार के पास जाकर अपने सोने के झुमके बेच देती है। सुनार की दुकान पर गांव की एक औरत भी बैठी होती है। वो सुनीता को ताना मारते हुए कहती है, ऐसी तुम्हारी बेटियां शहर में कौन सी पढ़ाई कर रही हैं कि उनकी पढ़ाई के लिए तुम्हें अपने गहने तक बेचने पड़ रहे हैं। अरे देख लो कहीं किसी दिन तुम्हारे पास तुम्हारी बेटियां रहे न रहे और तुम्हारी संपत्ति भी उनके चक्कर में मत गवा देना। कहीं आज तुमने उनके लिए अपने गहने बेचने पड़ रहे हैं, कहीं कल को अपना घर बेचना ना पड़ जाए। अगर मुझे अपनी बेटियों की पढ़ाई के लिए अपना घर भी बेचना पड़ा ना तो वो भी बेच दूंगी। आपको मेरी और मेरी बेटियों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर सुनीता गुस्से में उठकर वहां से चली जाती है। वो अपनी बेटियों के पास पैसे भेज देती है। तभी अगले महीने उसकी दोनों बेटियां अपने हाथों में मिठाई का डिब्बा लिए हुए आती हैं। पूरे 1 साल बाद उन्हें अपने सामने देखकर सुनीता बहुत ही खुश होती है और उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और वो कहती है, अरे कितने दिनों के बाद तुम्हें देख रही हूँ। अरे तुमने आने से पहले मुझे बताया क्यों नहीं। अगर आने से पहले हम तुम्हें बता देते तो तुम्हें सरप्राइज कैसे देते। और तुम्हें पता है ना तुम्हारी दोनों बेटियों की सरकारी नौकरी लग गई है।
अब से तेरी दोनों बेटियां अफसर की वर्दी पहनकर घर से निकलेंगी और तुझे अपने साथ शहर ले जाएंगी। अपनी बेटियों के मुंह से ये बात सुनकर सुनीता की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। ये बात सुनने के बाद वो पूरे गांव में मिठाई का डब्बा लेकर जाती है और हर किसी घर में मिठाई बांटती है। जब गांव वालों को ये पता चलता है कि उसको दोनों बेटियां अफसर बन गई हैं, तो जो लोग सुनीता को उसकी बेटियों के बारे में भला बुरा कह रहे थे, तो उनके चेहरे के रंग ही उड़ जाता है। और वो दूसरी ओर जो लोग हमेशा से सुनीता के साथ देते आ रहे थे, ये सुनकर उन्हें और भी खुशी मिलती है। सुनीता ने जितनी मेहनत से अपनी दोनों बेटियों को पढ़ाया लिखाया था, आज उसकी बेटियों ने उसका नाम रोशन कर दिया था। उनकी दोनों बेटियों के अफसर बनने के बाद सुनीता भी उनके साथ शहर चली जाती है। अपने बुढ़ापे में अपनी दोनों बेटियों के साथ खुशी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगती है। नीलमपुर नाम के गांव में नंदनलाल अपनी पत्नी निर्मला और 2 बेटियों के साथ रहता था। नंदलाल एक मेहनती किसान था। वो अपने खेतों में उगी फसल को बाजार में बेचकर अपने घर का खर्च चलाया करता था। अरे आ गए आप, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। अरे भाग्यवान, अभी तो मैं थका हारा खेत से लौटा हूँ। कम से कम पहले मेरे लिए खाना तो परोस दो। अरे माफ करना जी, आपको बात बताने के चक्कर में मैं तो आपके लिए खाना परोसना तो भूल ही गई। अरे ये लीजिए, पहले आप खाना खा लीजिए। अब नंदलाल शांति से खाना खाता है और निर्मला से ये कहता है, अब बताओ, तुम्हें मुझसे क्या जरूरी बात करनी थी? अजी आज हमारे घर पर पड़ोसन के गांव वाली शांति काकी आई थी। उन्होंने हमारी बेटियों के लिए 2 सगे भाइयों का एक बहुत अच्छा रिश्ता बताया है। दोनों ही अच्छा कमाते हैं। अरे मैं तो सोच रही हूँ कि इसी हफ्ते उनको अपने घर बुलाकर हम उनसे रिश्ते की बात कर लें। हाँ निर्मला, कह तो तुम ठीक रही हो। वैसे भी हमारी दोनों बेटियां शादी के लायक हो गई हैं। आज नहीं तो कल हमें उनकी शादी करनी ही है। और जब इतना अच्छा रिश्ता खुद चलकर हमारे पास आया है, तो हमें देर नहीं करनी चाहिए। अब नंदलाल लड़के वालों से बात करके अगले हफ्ते उन्हें अपने घर बुला लेता है और शकुंतला और उसके दोनों बेटों को नंदलाल की दोनों बेटियां बहुत पसंद आती हैं। अरे नंदलाल जी, आपकी दोनों बेटियां तो देखने में बहुत ही सुंदर और संस्कारी भी बहुत हैं। अरे लेकिन मेरे बेटे सरकारी नौकरी पर है, इसलिए आपको भी हमारी खातिरदारी अच्छे से करनी होगी। आप उसकी बिल्कुल चिंता मत कीजिए शकुंतला जी। मैं अपनी दोनों बेटे की शादी बहुत धूमधाम से करूंगा। शादी में किसी चीज की कमी नहीं होगी आपको। आप जो भी व्यंजन बनाने को कहेंगे, मैं बस सब आपके लिए बनवाऊंगा। अरे नहीं नहीं नंदलाल जी, आप मेरी बात समझे नहीं। मेरा मतलब है, अगर आपको सरकारी नौकरी वाले दामाद चाहिए ना, तो कुछ तो फिर आपको भी अपनी बेटियों को देना ही पड़ेगा, शादी का उपहार समझकर। मतलब? अरे मेरा मतलब, मेरे दोनों लड़कों के लिए एक सोने की चेन और सोने की अंगूठी और एक सोने का कड़ा बनवा दीजिएगा। और रही मैं, तो मेरे लिए तो सोने की झुमकियां बनवा देना। बाकी आप अपनी मर्जी से जो भी देना चाहें, हमें मंजूर है। माफ कीजिए शकुंतला जी, मैं ठहरा एक गरीब किसान। मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है कि मैं आपके लिए इतने सब सोने की चीजें बनवा सकूं। ज्यादा से ज्यादा मैं आपके दोनों बेटों को एक सोने की अंगूठी दे सकता हूँ। अरे सोच लिए नंदलाल जी, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। मेरे दोनों बेटों की सरकारी नौकरी है। आपकी दोनों बेटियां जिंदगी भर राज करेंगी, राज। आप क्या अपनी बेटियों की खुशी के लिए इतना भी नहीं कर सकते? अच्छा अब हम चलते हैं। आपका जो भी निर्णय हो हमें बता दीजिएगा। नहीं तो बहुत से लोग हैं जो हमारे लड़कों से अपनी बेटियों का रिश्ता जोड़ने के लिए लाइन में लगे हैं। अरे वो तो शांति दीदी ने कहा है, इसलिए मैं आपकी लड़कियों को देखने आ गई। वरना तो मुझे तो खैर जाने दीजिए, आपका जो भी फैसला हो बता दीजिएगा। इतना कहकर शकुंतला अपने दोनों बेटों के साथ नंदलाल के घर चली जाती है और तभी नंदलाल की दोनों बेटियां उससे कहती हैं, आप पिताजी, आप परेशान मत होइए। हमें ऐसे लोगों के घर शादी नहीं करनी जिनके पास भगवान का दया से सब कुछ होते हुए भी वे धन के इतने लालची हो। हाँ पिताजी, दीदी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और वैसे भी आपने बचपन से दिन रात खेतों में इतनी मेहनत करके हम दोनों बहनों को पढ़ाया लिखाया है। अब हमें बस कुछ समय दीजिए, उन लड़कों की तरह हम दोनों बहनें भी
आपको बहुत कामयाब होकर दिखाएंगी। बचपन से हमारे लिए की गई आपकी इस मेहनत को हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे पापा, देख लीजिएगा आप। दोनों बहनों की बातें सुनकर नंदलाल उन्हें एक मौका दे देता है और कहता है, ठीक है बेटा, अगर तुम कुछ बनना ही चाहती हो तो मैं तुम्हारा साथ जरूर दूंगा। मैं जबरदस्ती तुम्हें किसी बंधन में नहीं बांधूंगा। धन्यवाद पिताजी। हम दोनों बहनें आपसे वादा करती हैं कि 1 साल के अंदर हम आपको कामयाब होकर दिखाएंगी और सारे गांव में आपका नाम रोशन करेंगी। लेकिन उसके लिए हमें शहर जाकर पढ़ाई करनी होगी पापा। इसलिए हम बस यही चाहते हैं कि जो आप पैसा हमारी शादी में खर्च करने वाले थे ना, आप वही पैसा ना हमारी पढ़ाई पर लगा दीजिए। हम आपका एक भी पैसा जाया नहीं जाने देंगे, हम वादा करते हैं। अपनी बेटियों की ये बातें सुनकर नंदलाल को उन पर और अपनी परवरिश पर बहुत गर्व महसूस होता है। वो शहर में उन दोनों का दाखिला करवाने के लिए तैयार हो जाता है और वो दोनों बहनें शहर जाकर खूब मन लगाकर अपनी पढ़ाई करती हैं और नंदलाल हर महीने उनके पास खर्चे के पैसे भेजने के लिए दिन रात खेतों में मेहनत करता है। तभी एक दिन गांव का एक आदमी नंदलाल से कहता है, अरे भैया नंदलाल, बहुत समय हो गया, तुम्हारी दोनों बेटियां नजर नहीं आती। किसी रिश्तेदार के यहाँ गई हैं क्या? नहीं भैया, मेरी दोनों बेटियां तो शहर में हैं, नौकरी की तैयारी कर रही हैं। जैसे ही उनकी नौकरी लग जाएगी तो हमें भी अपने साथ ही ले जाएगी। क्या कहा, नौकरी की तैयारी? वाह भाई नंदलाल, तुम तो बहुत मॉडर्न हो गए हो जो अपनी बेटियों को अकेले शहर भेज दिया। जरा ध्यान रखना, कहीं नाम रोशन की बजाय पूरे गांव के सामने तुम्हारी नाक ना कट जाए। इस बात की चिंता तुम मत करो भैया, मुझे अपनी बेटियों और अपनी परवरिश पर पूरा भरोसा है। नंदलाल उस आदमी को तो ये कहकर वहां से भेज देता है, लेकिन गांव के सभी लोग उसे और उसकी पत्नी निर्मला को अपनी बेटियों को अकेले शहर भेजने के लिए ताने देना शुरू कर देते हैं, जिस वजह से निर्मला बहुत परेशान होती है और नंदलाल से ये कहती है, अरे हमने अपनी बेटियों को शहर तो भेज दिया है और आप उन दोनों के लिए मेहनत भी बहुत कर रहे हैं। अरे लेकिन हमारी बेटियां कामयाब नहीं हुई ना, तो हम गांव वालों को क्या मुंह दिखाएंगे? वो तो हमें ताने दे देकर गांव में हमारा रहना दुश्वार कर देंगे। निर्मला, तुम लोगों की बातें सुनकर अपनी बेटी और उनकी काबिलियत पर संदेह मत करो। हमारी दोनों बेटियां बहुत होनहार है और मुझे पूरा यकीन है कि वह एक दिन पूरे गांव में ही नहीं बल्कि पूरे देश में हमारा नाम रोशन करेंगी। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है और एक दिन नंदलाल की बेटी सीमा का उसके पास फोन आता है। कैसी हो बेटिया, शहर में सब ठीक तो है ना? और तुम्हारी पढ़ाई सब ठीक चल रही है ना? किसी चीज की जरूरत है तो हमें बता दो, हम जल्द से जल्द तुम्हारे पास भेज देंगे। हाँ पिताजी, दरअसल 2 महीने के बाद हमारी नौकरी का फाइनल एग्जाम है, इसलिए हम दोनों को पढ़ने के लिए कुछ और किताबें चाहिए, लेकिन वो थोड़ी सी महंगी है। अरे तो क्या हुआ बेटिया, तुम बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए, हम कल के कल ही तुम्हारे पास पैसे भेज देंगे। पिताजी, वो मुझे किताबों के लिए 15,000 रुपए चाहिए। बार बार आपसे पैसे मांगते हुए अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन वह सब तुम कुछ मत सोचो बेटा, बस मन लगाकर अपनी पढ़ाई करो और रेखा को भी हमारी तरफ से ढेर सारा प्यार देना। चलो अब हम फोन रखते हैं। मैंने सीमा बिटिया को कह तो दिया कि कल के कल उसके पास पैसे भेज दूंगा, लेकिन मेरे पास तो अभी बचत के सिर्फ 5,000 रुपए ही हैं। बाकी के 10,000 रुपए मैं कहाँ से लेकर आऊंगा? नंदलाल सब ये सोच ही रहा होता है कि तभी उसके मन में जमींदार जी से पैसे उधार लेने का ख्याल आता है। वो जमींदार जी के पास जाकर उनसे पैसे उधार मांगता है। उसकी बात सुनकर जमींदार जी उससे कहते हैं, पैसे तो मैं तुझे दे दूंगा, लेकिन उसके लिए तुझे मेरे पास कुछ गिरवी रखना होगा, नहीं तो क्या पता तू कल को मेरे पैसे लेकर भाग गया तो मैं तुझे कहाँ ढूंढता फिरूंगा। तू एक काम कर, तू अपना खेत मेरे पास गिरवी रख दे और मुझसे पैसे ले जा। लेकिन मालिक, आप तो जानते हैं कि मेरे पास कमाई के लिए बस मेरा खेत ही एकमात्र साधन है। अगर मैंने वह भी आपके पास गिरवी रख दिया तो मैं कैसे काम करके आपके पैसे चुकाऊंगा? हाँ, बात तो तेरी भी सही है। चल तू अपना खेत मेरे पास गिरवी रख के उसकी खेती कर लियो, लेकिन इसके लिए मैं तुझसे अलग से ब्याज लूंगा, वो भी पूरे 10,000 का। और हाँ, मुझे 2 महीने के अंदर मेरे सारे पैसे ब्याज समेत चाहिए, नहीं तो अपने उस खेत को हमेशा हमेशा के लिए भूल जाइयो।
अगर तुझे मंजूर है तो ठीक है। 10,000 के उधार पर 10,000 का ब्याज सुनकर नंदलाल बहुत परेशान हो जाता है, लेकिन मजबूरी की वजह से वो जमींदार जी की बात मान लेता है और उनसे पैसे लेकर अपना खेत उनके पास गिरवी रख देता है। अगले दिन अपनी बेटियों के पास शहर पैसे भेज देता है और जमींदार के पैसे चुकाने के लिए दिन रात अपने खेत में जी तोड़कर मेहनत करता है और साथ ही साथ वो पास वाले गांव के जमींदार के खेतों में मजदूरी करके पैसे जोड़ता है। लेकिन अचानक बारिश आने के कारण उसके खेत की काफी फसल खराब हो जाती है और जिस वजह से वो फसल बेचकर समय पर जमींदार के पूरे पैसे नहीं चुका पाता। तभी जमींदार उससे कहता है, क्या करूं मैं इन 15,000 रुपए का? मुझे मेरे पूरे 20,000 रुपए चाहिए, और अगर तेरे पास वो नहीं है तो ठीक है, आज से तेरा खेत मेरा हो गया। नहीं मालिक, आप ऐसा मत कहिए। मैं अपनी बीवी के गहने बेचकर आपके बाकी के पैसे आज के आज ही चुका दूंगा। आप बस मुझे शाम तक की मोहलत दे दीजिए। ठीक है, तो मैं शाम तक की मोहलत देता हूँ। अगर शाम को तुमने मेरे पूरे पैसे नहीं दिए तो फिर तुम मुझे जानते ही हो कि क्या होगा। 5,000 रुपए के कारण नंदलाल अपनी पत्नी की सोने की अंगूठी बेच देता है और जमींदार के पूरे पैसे चुकाकर अपने खेत को उससे छुड़ा लेता है। लेकिन अपनी पत्नी की अंगूठी बेचकर उसका मन बहुत उदास हो जाता है कि तभी उसकी दोनों बेटियां अचानक वहां पर आ जाती हैं और कहती हैं, पिताजी, हमने आपसे कहा था ना कि हम आपकी मेहनत व्यर्थ कभी नहीं जाने देंगे। देखिए, हम दोनों बहनों ने अपने एग्जाम्स को पास कर लिया है और अगले हफ्ते से अपनी नौकरी की ज्वाइनिंग करनी है। आपको पता है ना, हम दोनों की तनख्वाह हर महीना 1 लाख रुपए है। अब आपको खेतों में और मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अब आप हमारे साथ शहर में रहिएगा और आराम कीजिएगा। बहुत काम कर लिया आपने अब। अपनी दोनों बेटियों की नौकरी की बात सुनकर नंदलाल और निर्मला की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता और वो पूरे गांव में अपनी बेटियों की नौकरी लगने की खुशी में मिठाई बांटते हैं। ये जानकर कि उसकी बेटियों को इतनी अच्छी नौकरी लग गई है, ये सुनकर नंदलाल को उसकी बेटियों के खिलाफ गलत बातें बोलने वाले सभी लोग अंदर ही अंदर जल भुन जाते हैं, जिन्हें देखकर नंदलाल को अपनी बेटियों पर बहुत गर्व महसूस होता है। और गांव के सरपंच साहब पहली बार गांव की बेटियों को इतनी अच्छी नौकरी लगने और गांव का नाम रोशन करने के लिए उनका सभी गांव वालों के सामने सम्मान करते हैं, जिसे देखकर नंदलाल और निर्मला का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। जिसके बाद दोनों बहनें अपने माता पिता को अपने साथ शहर ले जाती हैं और नंदलाल अपने खेत को अपने साथी किसानों को खेती करने के लिए दे देता है और अपनी पत्नी और दोनों बेटियों के साथ बहुत सम्मान के साथ खुशी खुशी शहर में रहने लगता है।